समझ आया कुछ? नहीं ना। बिल्कुल यही हाल होता है हर एक लॉ स्टूडेंट का जब वो पहली बार इन बेयर एक्ट्स को पढ़ता है। तो मैं आदर्श साहू, आप ही की तरह एक लॉ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बेयर एक्ट से जुड़े कुछ ऐसे लीगल टर्म्स से डील करेंगे जिनको अगर आपने समझ लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखोगे तो आपको वीडियो से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये है बेयर एक्ट, जिसमें हमेशा शुरुआत में एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। ये एक्ट नंबर कौन सा है, किस ईयर का, प्रेसिडेंट की इसको एसेंट कब मिली थी, यानी ये कब बिल से लॉ बन गया था, ये वाली डेट है। इसका प्रीएम्बल, ये किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, तो ये हमेशा ऊपर लिखा रहता है। अब ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड करेगा, कब ये फोर्स में आएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में बताकर इसको बताती है कि ये किस तारीख से इन्फोर्स में आएगा। अब ज्यादातर बेयर एक्ट में सेक्शन 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है और सेक्शन 2 में डेफिनेशंस क्लॉज दिए होते हैं। अब डेफिनेशंस क्लॉज को जितना ध्यान से हो सके उतना ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जो वो डेफिनेशंस दी हुई ना पूरे बेयर एक्ट में, वो पूरे एक्ट के दौरान यूज होने वाली है, तो उसे जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से पढ़ो। अब डेफिनेशन क्लॉज लीगल फिक्शन की तरह भी काम करता है। कैसे करता है समझाता हूँ। मान लो एक बच्चा 18 साल से कम का होता है, लेकिन डेफिनेशन क्लॉज में लिखा है कि जो बच्चा है वो 16 साल से कम का होगा। तो उस पर्टिकुलर एक्ट में आपको जो बच्चा 16 साल से कम माना गया ना, तो उस पर्टिकुलर एक्ट में वो बच्चा 16 साल से कम का ही माना जाएगा। तो जो डेफिनेशन क्लॉज है वो एक लीगल फिक्शन की तरह भी काम करता है। अब कई बार शुरुआत में यानी सेक्शन 2 की शुरुआत में ही यह लिखा होता है कि अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यानी कि ये हमें एक लिबर्टी देता है कि अगर कुछ कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर करता हो तो हम इंटरप्रेट लिबरली करें, ना कि हम स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करें जो कि डेफिनेशंस में लिखा गया है। अब आते हैं हमारे मेन सवाल पर कि इन बेयर एक्ट्स की लैंग्वेज हमें समझ में क्यों नहीं आती। तो सुनो, बेयर एक्ट में कुछ ऐसे लीगल टर्म्स होते हैं जिनका यूज बार बार होता है पूरे बेयर एक्ट्स के दौरान। तो अगर हम उन बेयर एक्ट्स की मीनिंग को और उनका यूज कैसे होगा वो समझ लें तो 50% बेयर एक्ट को पढ़ना हम सीख जाएंगे। और रही बात बाकी 50% की, तो वो प्रैक्टिस से आता है। अब आप कैसे प्रैक्टिस करोगे वो वीडियो के मैं एंड में आपको जरूर बताऊंगा। और एंड, ये दोनों टर्म जनरली बेयर एक्ट्स में पनिशमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। और का मतलब है कि हमें दो पनिशमेंट को अलग अलग पढ़ना है, या तो ये या तो ये। और एंड का मतलब ये होता है कि हमें दोनों पनिशमेंट को साथ में लेके चलना है। शैल में, भाई ने बोला करने का तो करने का, अरे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है शैल और में। शैल हमें किसी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं देता, बल्कि हमें बाउंड कर देता है। वहीं में हमारे पास डिस्क्रिप्शन होता है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो बिल्कुल मत करो। अब बेयर एक्ट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता, कोड, सेक्शन, एनीथिंग। अब इसको ऐसे समझो कि इसके बाद जो भी लिखा रहेगा वो प्रिवेल करेगा एज कंपेयर टू इसके इसमें जो भी लिखा हो। अब इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, सेक्शन, एवरीथिंग। जहां नॉट विथ स्टैंडिंग में हम आगे वाले को प्रेफरेंस देते हैं, वहीं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ में हम पीछे वाले को प्रेफरेंस देते हैं। अब ये हिंदू लॉ है तो तुम इसे कॉन्स्टिट्यूशन मान लो। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे मान लो, तो लॉज में एक लीगल फिक्शन चलता है और जिसे ही हम डीम्ड कहें, यानी कि जो लिखा है उसे चुपचाप मान लो, भले ही वो कुछ भी हो। अब प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडेड डेट में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। ये हमें किसी भी प्रोविजंस में या तो कंडीशंस बताते कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी यह पर्टिकुलर प्रोविजंस लागू होंगी, और कहीं कहीं पर इनका यूज रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन के रूप में भी किया जाता है। अब अगर कोई प्रोविजन या तो समझ में नहीं आता या नहीं आते तो मेरी मानो उस प्रोविजंस का उस प्रोविजन का अगर कोई इलस्ट्रेशन दिया गया है तो वो पढ़ो, क्योंकि इलस्ट्रेशंस वो होते हैं जो किसी भी लीगल प्रोविजंस को हमारी फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस से जोड़ने का कार्य करते हैं और लीगल प्रोविजंस को समझने के लिए इजी बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है या हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते समय उसके दो मीनिंग निकल के आ सकते हैं, तो इसी से डील करता है हमारा एक्सप्लेनेशन हमें उस पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि इन फ्यूचर अगर कोई डबल मीनिंग निकलने की पॉसिबिलिटी है भी ना तो वो नहीं रहेगी। एक्सप्लेनेशन से ये क्लियर कर दिया जाता है। विदाउट प्रेजुडिस टू, इसका मतलब उसको अफेक्ट किए हुए बिना। ऐसे समझो कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर लॉ में आपको कुछ बेनिफिट मिला है, तो इस पर्टिकुलर लॉ में मान लो ये लिखा है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द दैट पर्टिकुलर लॉ, तो इस लॉ में आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा यह बेनिफिट उस वाले लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जहां पर यह दिया गया है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फायदा मिला है तो यह एक्ट आपके उस फायदे को दरकिनार नहीं करेगा। मींस स्ट्रिक्ट और एग्जॉस्टेड डेफिनेशन के लिए यूज किया जाता है। इनक्लूड्स एक प्रकार से वाइडर डेफिनेशन के लिए यूज किया जाता है जो कि एग्जॉस्टिव नहीं होती। अब पॉक्सो के केसेस में वुमेन जजेस का होना बहुत जरूरी है,
लेकिन आपने कहीं कहीं देखा होगा कि वुमेन जजेस नहीं होते, मेल जजेस होते हैं। तो एज फार एज प्रैक्टिसेबल, एज फार एज मे बी, यानी कि हमें पूरा प्रयास ही करना है कि वुमेन जजेस ही हों, लेकिन किसी कारणवश अगर वुमेन जजेस नहीं हो सकती तो मेल जजेस भी हो सकते हैं। इन ल्यू ऑफ, यानी कि इसकी जगह कोई दूसरी हो सकती है। गलत मत समझना। बेस्ट एग्जाम्पल, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। सेविंग क्लॉज, इसको हमारी सेविंग्स की तरह बिल्कुल मत समझना। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसके अंदर जो भी रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोविजंस होंगे उसको यह पर्टिकुलर लेजिस्लेशन अफेक्ट नहीं करेगा। अब एक और टर्म सबसे ज्यादा यूज होता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका सिंपल सा मतलब है एक्सेप्ट वेयर द एक्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अपील लाइज विद इन द 30 डेज, यानी कि जनरली 30 दिनों के भीतर ही अपील होगी। लेकिन अगर कुछ अदरवाइज प्रोवाइडेड है, यानी कि 15 दिन के लिए अपील के लिए दिए गए हैं, तो वो 15 दिन प्रिवेल कर जाएगा इस 30 दिनों पे। नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई, शेल एम्पावर और शेल अफेक्ट, यानी कि इस सेक्शन और इस लॉज में जो दिया गया है वो किसी दूसरे सेक्शन या दूसरे लॉज पर ना तो अप्लाई होगा ना ही उसे अफेक्ट करेगा। अब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी को समझो जो हमारे प्रोसीजर से डील करती है। नंबर 1, फोर्थवेट, यानी कि तुरंत, इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले। डॉक्यूमेंट शेल बी प्रोड्यूस्ड forthwith, thereupon, immediately after that action. When a complaint is filed, the magistrate shall thereupon examine the complaint. Hereinafter referred है, जैसा कि हम बैचलर ऑफ लॉज को BLL भी बोलते हैं और समझ जाते हैं, तो बेयर एक्ट में किसी लॉन्ग फ्रेजेस को बार बार ना दोहराने के लिए हम उसे एक डिफरेंट नेम दे देते हैं, जिससे हम उसे उस डिफरेंट नेम से समझ सके और रिपीटेशन ऑफ लॉन्ग फ्रेजेस बार बार बेयर एक्ट में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ गुजरात hereinafter referred as the state. फॉरगोइंग, यानी बेयर एक्ट के इस पर्टिकुलर प्रोविजन के जस्ट पहले जो कुछ मेंशन किया गया हो, विदाउट लिमिटिंग द जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग। जनरली ये एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस के लिए यूज किया जाता है कि जो इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स में जो रूल बताया गया है वो रूल मेन रूल को अफेक्ट नहीं करेगा। मेन रूल इज मच वाइडर देन द एग्जाम्पल रूल। बस अब फटाफट 10-15 और बचे हैं, उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हूएवर, यानी कि सभी पर अप्लाई होगा, लड़का लड़की का भेदभाव नहीं होगा। प्राइमा फेसी, यानी कि जो दिख रहा है वो माना जाएगा। एंटाइटल टू, यानी कि लीगल राइट। बाउंड टू, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन और लीगल ड्यूटी, और अगर इसको तुमने फुलफिल नहीं किया तो तुम पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वर्ड, यानी कि शुरुआत से ही वर्ड, वर्ड एब इनिशियो, इसको आप कभी भी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं करा सकते। लेकिन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल रहेगा, लेकिन किसी एक पार्टी के पास यह ऑप्शन होता है कि वो उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को वर्ड डिक्लेयर करा दे, तो ये हो जाएगा वर्डेबल। एंटर से, बिटवीन देमसेल्फ, जनरली पार्टनरशिप में यूज होता है। लायबल टू, पता ही होगा, यानी कि जिम्मेदार आप इसके लिए होंगे, पनिशमेंट और उसके लिए यूज किया जाता है। अब लास्ट, इम्प्रिजनमेंट और सेंटेंस, ये कहीं दिया नहीं गया लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। इम्प्रिजनमेंट जो कानून की किताबों में लिखा गया है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कानून की किताब में लिखा गया है कि इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years, एक्सटेंड टू 3 years, यानी कि ये जज साहब के पास पर डिस्क्रिप्शन होता है कि वो 3 साल या 3 साल से कम की भी सेंटेंस दे या पनिशमेंट दे। तो जो किताब में लिखा गया है वो हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट, और जो जज साहब देते हैं सजा के रूप में वो हो जाएगा सेंटेंस। अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको अगर तुमने फॉलो कर लिया और डेली बेसिस पर उनकी एक्सरसाइज की तो निश्चित रूप से तुम बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से समझने लगोगे। नंबर 1, बेयर एक्ट के प्रोविजंस को जितना हो सके उतना तोड़ तोड़ के पढ़ो, उसके एसेंशियल्स निकालो, एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, सेक्शन 303 BNS, उसको तुम जितना तोड़ सको कि मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको इधर से उधर ले जाना, जितना उसके एसेंशियल्स 1, 2, 3, 4 करके बना लोगे उतना बेयर एक्ट को पढ़ने में, उसको याद करने में तुम्हें ईजी होगी और तुम उसको अच्छे से समझ सकोगे। नंबर 2, अगर कोई प्रोविजंस बिल्कुल समझ में नहीं आता, जैसा कि तुम्हारे साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में हो सकता है, TPA में भी हो सकता है, तो उस एक्ट के या उस प्रोविजंस को समझने के लिए तुम सबसे पहले उस एक्ट में या उस प्रोविजंस में दिए गए इलस्ट्रेशंस को पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर उन इलस्ट्रेशन और प्रोविजंस को उस पर्टिकुलर प्रोविजन से डील करो या लिंक करो। अल्टीमेटली इट विल हेल्प अ लॉट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, रोज बस रीडिंग हैबिट को डेवलप करो। बेयर एक्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बस उसकी रीडिंग लगाओ, क्योंकि रीडिंग करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें थोड़ा बहुत बेयर एक्ट समझ में आने लगेगा, और जैसे ही थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा और समझ में आने लगता है। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हें बताऊँ कि मुझे भी बेयर एक्ट पहले दिन 6 महीने और बल्कि 1 साल तक कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं रीडिंग हैबिट डेवलप करता गया, अपनी डेवलप करता गया, तो आज भी मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता समझ में, लेकिन इतना ज़्यादा आने लगा है या इतना थोड़ा बहुत आने लगा है कि अब जो लिखा है वो मैं समझ लेता हूँ।
तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आप उस बेयर की रीडिंग लगाएं, रीडिंग लगाएं, रीडिंग लगाएं। रीडिंग से ही होगा, रीडिंग से ही होगा। सो गाइज, यही थी वीडियो। होप कि तुम्हें कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने जरूर मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तुम शेयर करो अपने दोस्तों से, अपने सखियों से, अपने सब जनों से। बस प्लीज शेयर करो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, प्यारा सा कुछ कमेंट कर दो। और अगर कहीं पे मेरे से गलती हुई हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि आने वाले समय पर इस चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आपकी लीगल जर्नी को यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। तो प्लीज like, share and subscribe to this channel, and if you want the complete notes of any kind of subject, complete explanation of any kind of subject, we will discuss all the major laws, minor laws after some time in this particular channel. So please don't forget to subscribe and share this channel, because this channel is free of cost to each and every person. Thank you so much for your time. Thank you so much. Bye bye.